हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून बच्चों। आई होप ऑडियो और वीडियो क्लियर होगा, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। और अपनी प्यारी सी 360 डिग्री आर्मी की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ठीक है भाई, क्या हाल चाल है? और क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बच्चों, इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि अपनी पूरी कोशिश रहती है बच्चों कि हम लोग जूलॉजी को बहुत आसान करके पढ़ें। और मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जैसा जैसा पढ़ रहे हैं, जिस जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, एक भी सवाल आपको नोट्स के बाहर नहीं मिलेगा। आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी का पूरा निचोड़, एनसीईआरटी का हर वो वाक्य जिससे सवाल बन सकता है, जो ज्यादा जरूरी है, उसको हम नोट्स के माध्यम से सब लिख लेते हैं बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। संगठित तत्व की बात भी करेंगे। संगठित तत्व या जिसको हम कहेंगे रुधिर कोशिकाओं की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने आरएच की बात की थी। ये बार बार अड़ता है, ये वीपीएन में प्रॉब्लम है ना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन फिर आरएच समूह की बात करेंगे। अब देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या बात करी थी? हमने कहा था जिन व्यक्तियों में आरएच समूह होता है उनको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें आरएच समूह नहीं होता बच्चों उनको आरएच नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास सुनो, आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं आरएच असंगतता, या जिसे हम कहते हैं बच्चों आरएच इनकंपैटिबिलिटी। ठीक है, अब क्या कहते हैं बच्चों, इस आरएच असंगतता का क्या मतलब होता है? ध्यान से समझना। आरएच असंगतता का क्या मतलब है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखिए, मान लेते हैं मैंने यहां पर कहा कि हमारे पास आरएच प्लस पॉजिटिव, पिता क्या है बच्चों? ठीक है, पिता आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, पिता आरएच पॉजिटिव है बच्चों, और माता हमने कहा आरएच नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो पिता आरएच पॉजिटिव है मतलब पिता के आरबीसीज पर, ठीक है ना, पिताजी आरएच पॉजिटिव का मतलब पिताजी के जो आरबीसीज हैं, पिताजी के जो आरबीसीज है ना बच्चों, पिताजी के आरबीसीज की सतह पर आपको आरएच प्रतिजन मिलेगा, और माता के आरबीसीज पे आपको आरएच प्रतिजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पिताजी के आरबीसी पर आरएच प्रतिजन होता है, इसलिए आरएच पॉजिटिव, माता पर नहीं है, आरएच नेगेटिव। अब देखो बच्चों, अगर इन दोनों की पहली संतान, ठीक है, अब इसमें अगर मेरे पास पहली संतान या पहला भ्रूण जो है वो अगर आरएच पॉजिटिव होता है, जो पहला बच्चा या पहला भ्रूण है बच्चों, यदि पहला भ्रूण आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब उसके आरबीसी पर आरएच प्रतिजन है, तो वैसे क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, जब भ्रूण मां के गर्भ में होता है, भ्रूण जब मां के गर्भ में होता है तो अपरा बनता है बच्चों, प्लेसेंटा, और अपरा के कारण मां और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं हो पाता, मां और बच्चे का ब्लड एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता। क्यों नहीं आता बच्चों? संपर्क में क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें अपरा होता है। तो वैसे तो हमको पता है क्या होता है, माता तथा भ्रूण का रुधिर अपरा द्वारा मिक्स नहीं होता, या अपरा के कारण मिक्स नहीं होता।
सही बात है। तो माता और भ्रूण का रुधिर अपरा के कारण मिक्स नहीं होता। लेकिन बच्चों, जब बच्चे का जन्म होता है, जब पहले बच्चे का जन्म होगा, यानी प्रसव, प्रसव का मतलब है जब शिशु का जन्म होगा बच्चों, जब बच्चे का जन्म होगा तो अपरा नष्ट हो जाता है। अपरा नष्ट हो जाता है तो आरएच, तो क्या होगा, मां और बच्चे का ब्लड मिक्स होगा। मां और बच्चे का ब्लड जब मिक्स होगा बच्चों, तो इसके कारण माता में क्या बनेगी? देखो, माता में तो आरएच प्रतिजन है नहीं। अब बच्चे का आरएच प्रतिजन जब मां के संपर्क में आएगा तो मां क्या बनाएगी बच्चों? एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटी आरएच बॉडीज बनाएगी ना बच्चों, समझ गए? जैसे ही बच्चे का ब्लड मां के ब्लड के संपर्क में आएगा, बच्चे में तो आरएच प्रतिजन है, बच्चे के आरबीसी में तो बच्चों, बच्चे के आरबीसी की सतह पर आरएच प्रतिजन है, और ये आरएच प्रतिजन मां में है नहीं, तो मां इस आरएच प्रतिजन के विरुद्ध क्या बनाएगी? एंटी आरएच बॉडीज बनाएगी। लेकिन जब तक मां एंटीबॉडीज बनाएगी, पहले बच्चे का प्रसव जो है, शिशु का जन्म, वो नॉर्मल होगा। पहले बच्चे की डिलीवरी जो है बच्चों, वो नॉर्मल होगी। पहले बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल होगी, ठीक है? क्योंकि जब तक मां एंटीबॉडीज बनाएगी, जब तक पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों? यदि दूसरी प्रेगनेंसी, अगर दूसरा गर्भ होता है और दूसरा बच्चा भी, दूसरा भ्रूण भी आरएच पॉजिटिव होगा, यदि दूसरा भ्रूण भी आरएच पॉजिटिव हुआ बच्चों, मतलब उसके भी आरबीसी पर आरएच प्रतिजन हुआ, तो अब क्या होगा? अब जैसे ही माता का ब्लड इस बच्चे के संपर्क में आएगा, जैसे ही मां का रुधिर इस बच्चे के संपर्क में आएगा, तो मां की ये एंटीबॉडीज, मां की जो एंटी आरएच बॉडीज हैं, वो दूसरे बच्चे के आरएच आरबीसी को नष्ट करेगी। तो अपने पास दूसरे भ्रूण के आरबीसी नष्ट होंगे। अब इससे क्या हो सकता है बच्चों? पीलिया आ सकता है, उसमें हल्का पीलिया हो सकता है, और रक्तता, ज्यादा आरबीसी नष्ट होंगे तो अरक्तता हो सकती है, या घातक कुछ अवस्था में मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है? माता के अंदर ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनी हुई है ना, माता के अंदर ये जो एंटी आरएच बॉडीज बनेंगी, ये दूसरे बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। तो सुनो, इसे हम आरएच असंगतता कहेंगे। तो पहली चीज सुन लो बच्चों, पहली चीज समझ लो, आरएच असंगतता तब देखी जाएगी जब क्या क्या चीजें, सुनो, आरएच असंगतता तब देखी जाएगी जब पिता आरएच पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले पिता क्या होने जरूरी है सर? आरएच पॉजिटिव, और माता आरएच नेगेटिव होगी, ठीक है? देखो, अगर पिता आरएच नेगेटिव होंगे, पिता भी नेगेटिव होंगे, माता भी नेगेटिव होगी, तो बच्चे में आरएच पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है? पिता आरएच पॉजिटिव होने चाहिए, माता आरएच नेगेटिव होनी चाहिए। उसके बाद पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव होगा। जैसे ही पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव होगा, इसका और मां का ब्लड जैसे ही संपर्क में आएगा, प्रसव के दौरान जैसे ही बच्चे और मां का ब्लड मिक्स होगा, तो बच्चे में आरएच प्रतिजन है, मां में नहीं है, तो मां क्या बनाएगी? एंटी आरएच बॉडीज बनाएगी। जब तक आरएच प्रतिजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज मां बनाएगी, पहले बच्चे का जन्म तो सामान्य होगा, पहले बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अब अगर दूसरा बच्चा भी आरएच पॉजिटिव हुआ बच्चों, दूसरा भ्रूण भी आरएच पॉजिटिव हुआ, तो जैसे ही इस बच्चे का और मां का ब्लड संपर्क में आएगा, मां में क्या बन चुकी है? मां में एंटी आरएच बॉडीज बन चुकी हैं, ये इस आरएच आरबीसी को नष्ट करेंगी, दूसरे बच्चे के आरबीसी को नष्ट करेंगी।
तो उससे पीलिया हो सकता है, अरक्तता हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो सकती है ना बच्चों, इसलिए इसको और क्या कहते हैं? इसको हम इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं। फेटालिस मतलब भ्रूण के आरबीसी नष्ट हो रहे हैं, भ्रूण के आरबीसी नष्ट हो रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं हीमोलाइटिक, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, है ना। नए बच्चे में आरबीसी नष्ट हो रहे हैं बच्चों। तो क्लियर बात है। अब मुझे बताओ सर, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे ही पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है बच्चों, जैसे ही पहले बच्चे का जन्म हो जाता है, मां को एंटीबॉडीज, मां को एक रोगैम डी का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। मां को एक इंजेक्शन देते हैं जो इन एंटीबॉडीज को उदासीन कर देता है। तो इसका उपचार क्या है बच्चों? उपचार सुन लो। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? पहली डिलीवरी के तुरंत या पहले बच्चे की डिलीवरी के तुरंत पश्चात माता को रोगैम डी यानी एंटी आरएच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दे देते हैं। है ना बच्चों, ये क्या करता है? ये इन एंटीबॉडीज को बनने से रोक देता है, इन एंटीबॉडीज को उदासीन कर देता है, इन एंटीबॉडीज को निष्क्रिय कर देता है। आई समझ में बात? तो आरएच असंगतता के लिए क्या होना जरूरी है बच्चों? यही केस है। पिता आरएच पॉजिटिव होना चाहिए, माता आरएच नेगेटिव होनी चाहिए। अगर माता आरएच पॉजिटिव हो गई, अगर माता आरएच पॉजिटिव होगी तो सर, अगर माता आरएच पॉजिटिव है बच्चों, माता में आरएच प्रतिजन है, माता में पहले से आरएच प्रतिजन है, तो एंटीबॉडीज मां बनाएगी ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है नैमा जी। तो पहली सिस्टम उल्टा कर दो तो होगा ही नहीं बेटा, सिर्फ यही केस होगी, आरएच असंगतता सिर्फ यही केस होगी। अगर आप पिता को आरएच माइनस कर दो, माता को आरएच पॉजिटिव कर दो, तो बेटा अगर मां में आरएच प्रतिजन है, अगर मां आरएच पॉजिटिव हो गई, मां में आरएच एंटीजन है, तो मां एंटीबॉडीज थोड़ी बनाएगी यार, जिसमें पहले से एंटीजन है वो एंटीबॉडी थोड़ी बनाएगा। आई समझ में बात? हां बेटा, ये लाल कोशिकाएं आरबीसीज हैं, आरएच प्रतिजन तो आरबीसी की सतह पर ही होगा ना, ठीक है। तो पहले डिलीवरी के तुरंत पश्चात मतलब 72 घंटों के अंदर अंदर लगाया जाता है। अनुराधा जी, एंटीजन तो क्या होता है बेटा? देखो आरबीसी है ना, आरबीसी की सतह पर यह ग्लाइकोप्रोटीन है, आरबीसी की सतह पर यह ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको आरएच प्रतिजन कहते हैं बेटा। यह आरएच प्रतिजन जिन व्यक्तियों में होगा वो आरएच पॉजिटिव है, जिनमें आरएच प्रतिजन नहीं होगा वो आरएच नेगेटिव है। माता आरएच नेगेटिव है, पिता आरएच पॉजिटिव है, तब पहला बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव होता है तो जैसे ही माता और भ्रूण का रुधिर एक दूसरे के संपर्क में आएगा, जैसे ही आरएच प्रतिजन माता के रुधिर के संपर्क में आएगी, माता एंटी आरएच बॉडीज बना देगी जब तक पहले बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अब जैसे ही दूसरा बच्चा भी यदि आरएच पॉजिटिव हुआ, दूसरा बच्चा भी यदि आरएच पॉजिटिव हुआ, तो मां की एंटीबॉडीज उसको, उसके आरबीसी को नष्ट करेगी, जिससे पीलिया, अरक्तता या मृत्यु हो सकती है। सिर्फ यही केस है बच्चों, सिर्फ यही केस है, इसके अलावा कोई भी केस नहीं है। आरएच असंगतता में केवल एक ही केस है, अगर बच्चे आरएच नेगेटिव होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आरएच नेगेटिव होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माता आरएच पॉजिटिव होगी, माता में आरएच प्रतिजन होगा, तो माता एंटीबॉडी बनाएगी ही नहीं,
समझ आ गई बात? नहीं बेटा, पीलिया बच्चे को होगा। ये सारे बच्चे में भ्रूण में लक्षण होंगे। पीलिया, अरक्तता, मृत्यु दूसरे बच्चे की। दोनों में आरएच नहीं है बेटा, तो बच्चा आरएच पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। अरे भाई, माता पिता दोनों आरएच नेगेटिव हैं, तो बच्चा आरएच पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। और अगर माता और पिता दोनों आरएच पॉजिटिव भी हैं, माता आरएच पॉजिटिव है, माता के आरबीसी पे आरएच एंटीजन है, तो फिर माता एंटीबॉडी थोड़ी बनाएगी यार। जिसके पास आरएच एंटीजन है वो एंटीबॉडी कैसे बनाएगा आरएच का? वो एंटीबॉडी तभी बनाएगा जब उसमें आरएच एंटीजन ना हो। इरेथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब है बेटा, इसमें आरबीसी नष्ट हो रहे हैं। इरेथ्रोसाइट्स, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस मतलब आरबीसी का नष्ट होना। क्लियर बात है? तो अब इस पे देखो, सवाल सुन लो। एक पहला सवाल कर लेते हैं बच्चों, आ जाओ। करो भाई, आरएच असंगतता कब देखी जाएगी? आरएच असंगतता कब देखी जाएगी? आरएच असंगतता कब देखी जाएगी भाई? आरएच असंगतता कब देखी जाएगी? आ जाओ बच्चों, देखें। बहुत बढ़िया यार, लगभग 90% ने। दिलकेश, मीना जी, नीरज, लालचंद, अमिकेश, प्रवीण, प्रथम, उत्सव, डू नॉट, कृष्णा, प्रतीक, बहुत बढ़िया बच्चों। सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। देखो, जब माता आरएच पॉजिटिव होगी, अगर माता आरएच पॉजिटिव होगी बच्चों, माता में आरएच प्रतिजन होगा, तो माता एंटीबॉडीज बनाएगी ही नहीं, आउट हो गया। माता और पिता आरएच, सुनो, तो अपने पास दोनों नेगेटिव होंगे। अगर माता और पिता दोनों आरएच नेगेटिव हैं, तो बच्चा आरएच पॉजिटिव आएगा ही नहीं। संभावना तब होगी जब माता आरएच नेगेटिव होती है और पिता आरएच पॉजिटिव होंगे। ठीक है बच्चों, चलो क्लियर बात है। अब आ जाओ यार, अब अपन आज संगठित तत्व पढ़ेंगे। अब हम रुधिर के अंदर किसकी बात करेंगे बच्चों? संगठित तत्व, जिसको हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मतलब बेसिकली इसमें हम रुधिर कोशिकाओं की बात करेंगे यार। कितना प्रतिशत था बच्चों, याद करो। ये रुधिर में इसका योगदान 45% होता है। और बेसिकली इसमें हम किसकी बात करेंगे? रुधिर कोशिकाओं की, ब्लड सेल्स की।
ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ यार, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, संगठित तत्व या ब्लड सेल्स में एक चीज बताओ, ये सारी रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण कहां होता है? ये जितनी भी रुधिर कोशिकाएं हैं, सुनो बच्चों, जितनी भी रुधिर कोशिकाएं हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और बिंबाणु, हम लोग लाल रक्ताणु कोशिकाएं पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसीज पढ़ेंगे, बिंबाणु पढ़ेंगे। सारी रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण कहां होता है बेटा? बेटा थ्योरी मेरी बात सुनो ना बच्चों, बेटा ये देखो सेल मैंने सब लिख दिया है बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए बेटा इसमें, है ना। तो सारी रुधिर कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है बच्चों, लाल अस्थि मज्जा में। तो आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, सभी रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण सभी रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा, जिसको हम कहते हैं बच्चों रेड बोन मैरो, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब हमने अस्थियां पढ़ी थी बच्चों तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको अस्थियां पढ़ाई थी तब बताया था बच्चों। तो सभी रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में। और रुधिर कोशिकाओं के संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? रुधिर कोशिकाओं के संश्लेषण की प्रक्रिया कहती क्या है? तो रुधिर कोशिकाओं के संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? हिमेटोपोएसिस कहते हैं इसको, हिमेटोपोएसिस। तो रुधिर कोशिकाओं के संश्लेषण की प्रक्रिया, देखो सारे रुधिर कोशिकाएं सारी की सारी, सुनना, लाल आरबीसीज होती है बच्चों लाल रक्ताणु कोशिका, डब्ल्यूबीसीज होती है श्वेत रक्ताणु कोशिका, और बिंबाणु होते हैं प्लेटिलेट्स। सारे प्रकार की रुधिर कोशिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती है। और रुधिर कोशिकाओं के निर्माण या संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमेटोपोएसिस। हीम का मतलब होता है बच्चों रुधिर, हीम का मतलब ही रुधिर होता है। तो रुधिर कोशिकाओं के संश्लेषण की प्रक्रिया हिमेटोपोएसिस। लेकिन बच्चों एक चीज सुन लेना, भ्रूणी अवस्था होती है ना, जब भ्रूण होता है ना बच्चों, भ्रूण में अस्थि मज्जा नहीं बना है अभी तक, भ्रूण के अंदर तो अभी अस्थि मज्जा नहीं बना है। तो भ्रूणी अवस्था में क्या होता है? भ्रूणी अवस्था में रुधिर कोशिकाएं कहां बनती है बच्चों? यकृत और प्लीहा में बनती है। तो एक नोट याद रखना बच्चों, नोट क्या याद रखना है कि भ्रूणीय अवस्था में ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में रुधिर कोशिकाओं का संश्लेषण यकृत और प्लीहा में होता है, यकृत और प्लीहा में। ठीक है भाई, ये याद रखना बच्चों, भ्रूणी अवस्था में। ऐसा क्यों? क्योंकि सर भ्रूणी अवस्था में अस्थि मज्जा होता ही नहीं है, भ्रूण के अंदर अस्थि मज्जा विकसित ही नहीं होता बच्चों। हां पुरुषोत्तम जी, भ्रूणी अवस्था की बात हो रही है। भ्रूण में हमारे अंदर वयस्क पैदा होने के बाद तो आरबीसी प्लीहा में नष्ट होते हैं, लेकिन पैदा होने से पहले भ्रूण की बात हो रही है बेटा। भ्रूणी अवस्था में अस्थि मज्जा नहीं होता, नहीं होता तो रुधिर कोशिकाओं का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। क्लियर है बात यहां तक? अब यार रुधिर कोशिकाएं पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले आरबीसीज,
ठीक है, अब सबसे पहले आरबीसीज करेंगे बच्चा। बेटा अस्थि मज्जा रिमूव क्यों करोगे आप? योग सैक क्या होता है बेटा? ये मानव जनन में पढ़ाऊंगा। मानव जनन में एक अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली बनती है, पित्तक कोश, योग सैक। योग सैक में भी सबसे पहले आरबीसीज बनते हैं, लेकिन वो टॉपिक में मानव जनन में बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आरबीसीज पढ़ेंगे यार। अब सबसे पहले अपन रुधिर कोशिकाओं में, सबसे पहले रुधिर कोशिकाओं में आरबीसीज। रुधिर कोशिकाओं के प्रकार, रुधिर कोशिकाओं के प्रकार में अपन सबसे पहले आज आरबीसीज पढ़ेंगे बच्चों। आरबीसीज जिनको हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स, लाल रक्ताणु कोशिकाएं पढ़ेंगे यार। सबसे पहले हम आरबीसीज पढ़ेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, आरबीसीज आरबीसीज में पहला पॉइंट, इनकी सामान्य संख्या कितनी होती है यार? आरबीसीज की सामान्य संख्या होती है बच्चों 5 से 5.5 मिलियन, या जिसे हम कहते हैं 50 से 55 लाख। सब देखो, खून लाल क्यों दिखता है? अरे खून लाल आरबीसीज के कारण तो दिखता है। आरबीसीज 50 से 55 लाख हैं, मतलब सबसे ज्यादा, सर्वाधिक संख्या में रुधिर कोशिकाएं हैं। सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक संख्या की रुधिर कोशिकाएं। तो सबसे ज्यादा हमारे रुधिर में सबसे ज्यादा क्या होती है बच्चों? आरबीसीज। 50 से 55 लाख। हमारे 5 से 6 लीटर रुधिर में, हमारे रुधिर में 50 से 55 लाख आरबीसीज हैं। और आरबीसीज का लाल रंग क्यों होता है सर? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा, अभी बताऊंगा। तो सामान्य संख्या ये हो गई बच्चों। फिर इसका शेप बच्चों, तो स्तनधारियों में, अगर अपन स्तनधारी या मानव की बात कर रहे हैं अभी अपन, तो मानव या स्तनधारी में परिपक्व आरबीसीज, परिपक्व आरबीसीज का शेप होता है बायकॉनकेव, जिसको हम उभयावतल कहते हैं। तथा नॉन न्यूक्लिएटेड, केंद्रक नहीं होता बच्चों। परिपक्व आरबीसीज मतलब जब आरबीसीज बन रहे होते हैं ना, जब आरबीसीज पैदा होते हैं तो उनमें केंद्रक होता है, लेकिन जब आरबीसीज परिपक्व हो,
बच्चों अब ठीक हो गया, एरर आ गया होगा बीच में। तो वापस देखो यार बच्चों, हम आरबीसीज की बात हो रही है। आरबीसीज की सामान्य संख्या 5 से 5.5 मिलियन, यानी आरबीसी की सामान्य संख्या 50 से 55 लाख है। सबसे ज्यादा संख्या में आरबीसीज ही होते हैं। हमारे रुधिर में सबसे ज्यादा संख्या में आरबीसीज ही होते हैं। फिर आरबीसीज के शेप की बात कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी का शेप। तो हमारे अंदर स्तनधारियों में, हमारे अंदर जो परिपक्व आरबीसीज होते हैं वो बायकॉन्केव और केंद्रक रहित होते हैं। मुझे बताओ मेंढक में क्या था? अब 360 डिग्री तैयारी करो। मेंढक में क्या था? मेंढक के आरबीसीज अब बताओ बच्चों, मेंढक के आरबीसीज कैसे थे? बहुत अच्छा, बिल्कुल उल्टे थे। मेंढक के आरबीसीज बाय कॉन्वेक्स थे और उनमें केंद्रक होता था। हां, बिल्कुल उल्टा था बच्चों। मेंढक के आरबीसीज बिल्कुल उल्टे थे। मेंढक के आरबीसीज बाय कॉन्वेक्स थे और उसमें केंद्रक होता था। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, सुनो। सर हमारे आरबीसीज में केंद्रक क्यों नहीं है? अब एक मेरी बात सुनो बच्चों, हमारे आरबीसीज में, सर हमारे आरबीसीज में केंद्रक क्यों नहीं है? सर हमारे आरबीसी में कोई कोशिकांग भी नहीं होता। सुनो, हमारे आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं है, कोशिकांग नहीं है और बायकॉन्केव शेप है। क्यों? क्यों सर? हमारे आरबीसीज उभयातल क्यों है? हमारे आरबीसीज में केंद्रक क्यों नहीं है? हमारे आरबीसीज में कोई कोशिकांग क्यों नहीं है? ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके। समझो, हमारे आरबीसी के अंदर सारा का सारा, हमारे आरबीसीज में ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके। समझ रहे हो? हमारे आरबीसीज में ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके, इसीलिए नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर एक नोट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव या स्तनधारी के परिपक्व आरबीसीज, मानव या स्तनधारी के परिपक्व आरबीसीज में केंद्रक तथा कोशिकांग नहीं होते, तथा बायकॉन्केव शेप, इसलिए होता है ताकि अधिक हीमोग्लोबिन, ताकि अधिक हीमोग्लोबिन एकत्रित हो सके। समझे भाई? हमारे आरबीसीज में बच्चों, हमारे आरबीसीज जो हैं, मानव के या स्तनधारी के परिपक्व आरबीसीज में केंद्रक भी नहीं होता, कोशिकांग भी नहीं होता और इनमें बायकॉन्केव शेप। ये सब इसलिए हैं ताकि अधिक हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो सके। अरे सुभाष बेटा, आरबीसी उत्तक कैसे हो सकता है बेटा? कोशिका है ना बेटा। आप सुभाष जी सोचो बेटा, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हो सुभाष जी? आरबीसी बेटा कोशिका है ना बेटा, उत्तक कैसे होंगे बेटा ये? ठीक है, तो मानव या स्तनधारी के परिपक्व आरबीसीज में केंद्रक नहीं है, कोशिकांग नहीं होते, बायकॉन्केव शेप इसलिए ताकि अधिक हीमोग्लोबिन हो सके। अब बताओ यार, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? मुझे बताओ।
अब मुझे एक चीज बताओ सर, हीमोग्लोबिन और आरबीसी मिलकर करेंगे क्या? गैसों का गैसों का स्थानांतरण करेंगे। अपन ने पिछले चैप्टर में यही तो पढ़ा, हमने पिछले चैप्टर में यही तो पढ़ा। आरबीसी और हीमोग्लोबिन मिलकर करते क्या है? आरबीसी और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या करते हैं? गैसों का परिवहन करते हैं। ठीक है। अरे शौर्य जी, हम किसी को, यार देखो मेरी बात सुनो बच्चों, किसी को हम किसी को इग्नोर नहीं करते हैं बेटा, लेकिन जब कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे बेटा, टॉपिक के बीच में आप अगर कमेंट करते रहोगे डाउट देखो डाउट देखो डाउट देखो बेटा, तो कोई भी टॉपिक के बीच में बेटा कोई भी टीचर तो डाउट नहीं देखेगा ना बेटा। ठीक है, आपको लग रहा है बेटा एक टॉपिक चल रहा है, टॉपिक के बीच में आप बोल रहे हो कि सर डाउट देखो बेटा, टॉपिक खत्म कराने के बाद डाउट देखते हैं। हर चीज का एक तरीका होता है ना बेटा। आप ऐसे गुस्से में आकर बोलोगे बेटा तो किसका नुकसान हो रहा है? कोई टॉपिक में बोल रहा हूं, कोई टॉपिक में आपको समझा रहा हूं, उस समझाने के बीच में आप कमेंट कर रहे हो बेटा, तो आप मेहनत पढ़ नहीं रहे हो। और टॉपिक के बीच में डाउट, तो बेटा मैं हर एक टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद डाउट देखूंगा ना बेटा। यार आप लोगों को ही पढ़ा रहा हूं बेटा, आप लोगों को आसान करने के लिए चीजें बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना। बट एक तरीका होता है बेटा हर चीज का। कमेंट के बीच में सर इग्नोर कर रहे हो, सर डाउट देख लो ना सर, सर डाउट देखते रहे नहीं हो सर। अरे बेटा उससे क्या फायदा होगा यार? कर लूंगा बेटा, देख लूंगा आप लोगों के डाउट्स, ठीक है ना। बीच में कैसे देखूंगा बेटा? आप सोचो मैं यहां पर अगर आके मेरे को क्या फायदा, मेरे को आसान हो जाएगा यार, मैं आ जाऊंगा आपके कमेंट्स देखता रहूंगा, हाँ कौन कमेंट कर रहा है, हाय क्या हाल है तेरे, क्या हाल है, तू किससे पढ़ रहा है, तू किससे पढ़ रही है, कितना कोर्स, ये करने आए हो क्या बेटा? ठीक है, कोर्स खरीदा है बेटा, माता पिता के मेहनत के पैसों से कोर्स खरीदा है, हमेशा याद रखना। ये आपको कोर्स मुफ्त में नहीं मिला है, ठीक है, बिल्कुल मिला है, कम दाम में मिला है, ठीक है, कम दाम में मिला है, लेकिन इसका बेटा गलत फायदा मत उठाओ यार, ठीक है। किसी भी चीज का गलत फायदा उठाओगे बेटा उसका नुकसान आप ही को होगा और किसी को नहीं होगा यार। मुझे दुख होगा यार। मैं कोशिश करता हूं बेटा कि आप लोगों को लिए, देखो मैं कोई अपने घर की बातें नहीं बताऊंगा, मैं कोई गाने वाने, देखो मैं कोई क्लास में गाने वाने नहीं गाता हूं, इधर उधर की बात नहीं करता हूं बेटा। 1.25 घंटा पौने 2 घंटे तो पढ़ाता हूं बेटा, इस कोशिश से पढ़ाता हूं कि आप लोगों के लिए टॉपिक सब आसान कर दूं, ठीक है। हर चीज बेटा मैं लिख देता हूं, इतनी कोशिश रहती है कि आप लोग अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ो तो भी आपका काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मेरी तो कोशिश यही है बेटा, ठीक है। माफी चाहता हूं अगर आपको खराब लग गया हो बेटा, बट आप लोगों के लिए, भले के लिए बोल रहा हूं यार। अनुभव तो आप लोगों से ज्यादा है, उम्र आप लोगों से ज्यादा है, तो आपको सही दिशा ही बताऊंगा, सही तरीका ही बताऊंगा। एक जीवन मिला है बेटा आप लोगों के लिए, हमेशा इतना, एक जीवन के 17-18 वर्ष निकल चुके हैं। अब जीवन में आपको सफल होना है, जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अपने माँ बाप को खुश रखना है, उनको गर्व महसूस कराना है, तो बेटा मेहनत आज से ही चालू होगी, अभी से चालू होगी, इसी समय से चालू होगी। और इस दौरान अगर आप चाह रहे हो कि सर हम तो कमेंट करके टाइम खराब कर लेते हैं, तो बेटा वो आप ही का नुकसान हो रहा है बेटा, ठीक है। ऐसा ना करो यार। इतनी मुश्किल से माता पिता ने कोर्स खरीद के आपको दिया होगा, ये सोचकर कि आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कैसा लगेगा यार उसको, ठीक है। चलो, तो अपने पास बेटा मैंने इंग्लिश टर्म भी लिखे हैं बेटा, बाय कॉनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड, हर जगह लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो अब आरबीसीज काम क्या करेंगे बच्चों? आरबीसीज और हीमोग्लोबिन काम क्या करेंगे? आरबीसीज और हीमोग्लोबिन काम क्या करेंगे सर? गैसों का स्थानांतरण में काम करेंगे। तो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, सुनो कहां तक अपने दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट है आरबीसीज में लाल रंग का श्वसन वर्णक प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना भाई। तभी तो आरबीसी का लाल रंग क्यों होता है? आरबीसी में लाल रंग का श्वसन वर्णक प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब थोड़ा सा बच्चों, अरे शौर्य बेटा आप देखो, माफी मत मांगो बेटा, मैं आप समझ सकता हूं बेटा, कोई डाउट होगा ना देख लूंगा बेटा, ठीक है ना। शौर्य जी बेटा हर बच्चे के लिए मेरी बात सुनो, मैं किसी बच्चे से बिल्कुल खफा नहीं हूं बेटा, किसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सब लोग बहुत प्यारे हो। बट बेटा बस थोड़ा सा एक तरीका होगा बेटा,
मैं टॉपिक करना कंप्लीट करने के बाद जरूर बताऊंगा यार, मैं कहां आपसे गुस्सा करके कहां जाऊंगा यार। ठीक है, आप लोगों से गुस्सा करके कहीं नहीं जाऊंगा यार, आप ही के साथ हूं साल भर यहां पर। बट कुछ चीजें हैं बेटा जो थोड़ा सा एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद डाउट देख लूंगा, और कोशिश ये रहती है बेटा कि मैं बहुत आसान से आसान कर दूं चीजें। ठीक है, आप सब लोग बहुत प्रिय हो मेरे, बस मुझे और मुझे गुस्सा नहीं आता बेटा, दुख होता है बस। गुस्सा करके मैं क्या करूंगा यार, आप लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि आपको सही और गलत की समझ होगी अब। ठीक है, गुस्सा नहीं आता बेटा, दुख होता है। दुख होता है कि अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, दुख होता है कि हम अगर गलत दिशा में चले गए हैं, दुख होता है कि हम लोग मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बेटा नुकसान हम लोगों का होगा। ठीक है, कोशिश करूंगा बेटा देखने की, है ना अभी सब। तो अब अपने पास देखो हीमोग्लोबिन के बारे में अब कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। हीमोग्लोबिन में सुनो बच्चों, हीमोग्लोबिन में दो भाग होते हैं बच्चों, सुनना। एक हीम और ग्लोबिन। ठीक है बच्चों, ये सुनना, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की बात बता रहा हूं। हीमोग्लोबिन में दो भाग होते हैं, हीम भाग और ग्लोबिन भाग। हीम भाग जो होता है ना बच्चों, वो गैर प्रोटीन होता है, और ग्लोबिन भाग जो होता है वो प्रोटीन भाग होता है। एक चीज बता रहा हूं बच्चों, और हीम में क्या मिलेगा बच्चों, हीम में आयरन मिलता है, और ग्लोबिन में आपको 2 अल्फा तथा 2 बीटा श्रृंखला मिलती है। ठीक है, यहां देखो बच्चों, मैं ये हीमोग्लोबिन के बारे में एक चीज बता रहा हूं। हीमोग्लोबिन जो होता है ना बच्चों, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन 2 भागों से मिलकर बनाए। हीमोग्लोबिन प्रोटीन 2 भागों से मिलकर बनाए, हीम और ग्लोबिन। इसमें हीम भाग जो होता है ना बच्चों, वो गैर प्रोटीन है। गैर प्रोटीन का मतलब उसमें आयरन मिलेगा, उसमें आयरन मिलता है बेटा, ये गैर प्रोटीन भाग है। और ग्लोबिन भाग जो है, ये प्रोटीन का भाग होता है, इसमें 4 श्रृंखलाएं होंगी। इसमें कुल 4 श्रृंखलाएं होती हैं बच्चों, 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा। आई समझ में बात? हीमोग्लोबिन के बारे में यह चीज याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में क्लियर बात है। हीमोग्लोबिन में 2 भाग होते हैं, गैर प्रोटीन भाग को हीम कहते हैं, जिसमें आयरन मिलेगा बच्चों, जिसमें आयरन मिलेगा। और आयरन बच्चों होता है Fe2+ अवस्था में, आयरन Fe2+ अवस्था में होता है। और ग्लोबिन भाग प्रोटीन है, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब 100 ml ब्लड में बच्चों सुनो, औसतन 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? औसतन अपने पास 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा? सर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, लगभग 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितना होगा? तो औसतन मान सुनना, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, औसतन, एवरेज, औसतन 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। सौ ml ब्लड में होता है। यह मान याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। आपके पास सामान्यतः 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हां, और कार्य क्या करेगा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसीज या हीमोग्लोबिन कार्य क्या करते हैं? अब आरबीसी या हीमोग्लोबिन का कार्य, गैसों का परिवहन, अपन ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कूपिकाओं से उत्तकों तक ले जाता था, रुधिर से उत्तक तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तकों से कूपिकाओं तक ले जाता था। सही बात है। तो यहां तक अब एक बार डाउट देख लेते हैं बच्चों, आप लोगों के बिल्कुल देख लेते हैं यार, आ जाओ डाउट देख लेता हूं। अब शौर्य जी का डाउट देख रहा हूं बेटा सबसे पहले मैं। शौर्य जी बहुत अच्छा सवाल है बेटा आपका, शौर्य जी का सवाल बहुत अच्छा है बेटा। तो शौर्य जी सुनो, जब अपने पास कूपिका और रुधिर में जब गति हो रही है ना बेटा, तो गैसों का विसरण होता है। जल ऐसे नहीं कर सकता बेटा, गैसों का विसरण होता है, क्योंकि उत्तकों में भी पहले जल है। हमेशा याद रखना, जो झिल्ली है ना बेटा, वो झिल्ली जो है वो गैसों के विसरण में योगदान दे रही है। गैस जो है वो विसरण के द्वारा कूपिका से रुधिर, रुधिर से उसमें जा रही है, जल नहीं जा रहा बेटा। जल तो तभी जाएगा जब एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी बेटा, ठीक है। आरएच क्या होता है बेटा, अनुज जी कल वाली क्लास में बताया था, आरएच एक तरह का प्रोटीन है बेटा। आरएच एक तरह का प्रोटीन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, आरएच एंटीजन, कल बताया था बेटा ये। हां प्रिंस जी कह सकते हो बेटा, ए बी पॉजिटिव को बिल्कुल कह सकते हो। रमेश पटेल जी बेटा कल वाला लेक्चर जरूर देखना बेटा, कल वाले लेक्चर में कौन किसको ब्लड दे सकता है सब बताया था बेटा मैंने। और हमेशा यार आपको टेस्ट करना हो ना, दाता का प्रतिजन देखना, रमेश जी दाता का प्रतिजन देखना, ग्राही की प्रतिरक्षक देखना, दोनों मैच नहीं होनी चाहिए तो ब्लड दे सकते हो, ठीक है। वापस रमेश जी, जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, रुधिर स्थानांतरण, दाता का प्रतिजन देखोगे, ग्राही की प्रतिरक्षक देखोगे, दोनों मैच, दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप रुधिर दे सकते हो, ठीक है। अपरा बेटा प्लेसेंटा होता है, जब अपन जनन पढ़ेंगे ना, जनन होता है बेटा जब बच्चा भ्रूण मां के गर्भ से जुड़ता है ना, भ्रूण जब मां के गर्भ से जुड़ता है तो उस कनेक्शन को अपरा कहते हैं बेटा, अपन पढ़ेंगे अपन जनन में। बेटा ब्लड जनन, बेटा प्रसव में मिक्स तो होता है ना सत्यम जी, प्रसव के दौरान तो मिक्स होगा ना, तो दूसरे बच्चे में भी प्रसव में प्रॉब्लम आएगी, प्रसव के दौरान, ठीक है। चलो बेटा मैंने ए प्लस ए माइनस ऐसे नहीं बताया बेटा, ए बताया। एनसीईआरटी में तो ए प्लस ए, सुनो, ए प्लस ए माइनस को दे सकता है क्या बेटा, ए माइनस को नहीं दे सकता। ए माइनस में आरएच नहीं है ना, ए माइनस में आरएच प्रतिजन नहीं है, तो वह एंटीबॉडीज बना लेगा बेटा, नहीं दे सकता। प्लस वाला ब्लड ग्रुप कभी भी माइनस को नहीं दे सकता, याद रखना। प्लस वाला ब्लड ग्रुप, आरएच प्लस वाला कभी भी आरएच माइनस को नहीं दे सकता, क्योंकि आरएच माइनस में प्रतिजन है नहीं, वो प्रतिरक्षक बना देगा। माइनस वाला प्लस को नहीं दे पाएगा बेटा कभी भी, क्लियर बात है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब आरबीसी के परिपक्वन के लिए बच्चों सुनना, आरबीसी के विकास के लिए, आरबीसी के परिपक्वन के लिए विटामिन बी12 चाहिए होता है और फोलिक एसिड चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना है, आरबीसी के परिपक्वन के लिए, आरबीसी के परिपक्वन के लिए विटामिन बी12, जिसको हम कहते हैं बच्चों साइनोकोबैलामिन, तथा फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। ये विटामिन होते हैं बच्चों। तो आरबीसी के विकास के लिए दो विटामिन चाहिए,
आरबीसी के विकास के लिए, आरबीसी के परिपक्वन के लिए दो विटामिन चाहिए बच्चों। विटामिन B12 चाहिए होता है और फोलिक अम्ल चाहिए होता है। क्लियर बात है। फिर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बच्चों? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है और उसके पश्चात ये प्लीहा में नष्ट होते हैं। उसके पश्चात प्लीहा में नष्ट होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर बात है। अभी बता रहा हूं बेटा, प्लीहा के बारे में भी पॉइंट्स बताऊंगा, प्लीहा के बारे में भी पॉइंट्स बताऊंगा, सिर्फ बहुत सारे। तो यहां तक क्लियर है, ये पॉइंट्स क्लियर है सबको? ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? अब देखो बच्चों, प्लीहा के बारे में, प्लीहा अमाशय के पास में होता है। हमारा जो प्लीहा होता है ना बच्चों, हमारा जो प्लीहा स्प्लीन, वो अमाशय के पास में पाया जाता है। अब प्लीहा के बारे में सुन लो, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। प्लीहा के बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए बच्चों। प्लीहा के बारे में 3 चीजें। पहली चीज, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि आरबीसी यहां पर नष्ट होते हैं। सबसे ज्यादा आरबीसी प्लीहा में नष्ट होते हैं बच्चों, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान। फिर बच्चों, इसको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। हमारे शरीर में अतिरिक्त रुधिर जो होता है ना, एक्स्ट्रा ब्लड प्लीहा में स्टोर होता है। हमारे रुधिर में, हमारे प्लीहा में एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर होता है, तो इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर करके रखता है। और बच्चों, ये तीसरी चीज, ये द्वितीयक लस्सी का अंग भी होता है। ये द्वितीयक लस्सी का अंग भी होता है। ये एनसीईआरटी में है। अब 360 डिग्री तैयारी करोगे ना, तब पता चलेगा। 12th वाला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य। 12th वाला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य, जिसमें प्रतिरक्षा और रोग दे रखे हैं। उसमें दे रखा है बच्चों, हमारे शरीर में 2 तरह के अंग होते हैं, प्राथमिक लस्सी का अंग और द्वितीयक लस्सी का अंग। तो ये द्वितीयक लस्सी का अंग भी है। ये प्रतिरक्षा में भी काम करता है। ये प्रतिरक्षा में भी काम करेगा बच्चों। ये प्रतिरक्षा में भी काम करेगा। समझ गए? तो ये प्लीहा के बारे में 3 लक्षण पता होने चाहिए बच्चों। अब देखो, अब 2 विशेष चीजें एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, लेकिन सुनो, अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है, हम कहते हैं ना हमारे शरीर में सर खून की कमी हो गई। खून की कमी का मतलब क्या होता है? खून की कमी का मतलब है हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन कम है इसका मतलब, हीमोग्लोबिन कम है इसका मतलब आरबीसी कम है। तो आरबीसी की कमी को हम कहते हैं बच्चों अनीमिया, और रक्तता कहते हैं इसको। अलग अलग प्रकार की होती है अनीमिया, बहुत सारे प्रकार की होती है बच्चों। मतलब ये किस किस की कमी से हो सकता है? देखो, आयरन की कमी से हो सकता है, विटामिन B12 की कमी से हो सकता है, और फोलिक एसिड की कमी से हो सकता है। ठीक है, तो खून की कमी कहते हैं जिसको अपन, खून की कमी का मतलब है जिसमें हीमोग्लोबिन कम है।
हीमोग्लोबिन कम है मतलब आरबीसी की संख्या कम है, तो आरबीसी की कमी को अनीमिया अरक्तता कहते हैं। आयरन की कमी से हो सकता है बच्चों, अलग अलग तरह के अनीमिया होते हैं। आयरन की कमी से माइक्रोसाइटिक अनीमिया होता है, B12 की कमी से परनीशियस अनीमिया होता है, और फोलिक एसिड विटामिन होता है बेटा, फोलिक एसिड की कमी से अनीमिया होता है। और अगर आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है, आरबीसी की अधिकता हो जाती है ना बच्चों, तो उसको कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। अब ऐसा कब होता है सर? आरबीसी की संख्या ज्यादा कब हो जाती है? जब अपन पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं बच्चों, जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है तो चक्कर आते हैं, चक्कर आते हैं, ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है। तो हमारा शरीर अनुकूलन कैसे करता है? आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है, आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है। तो आरबी की संख्या बढ़ जाती है तो उसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं बच्चों। यह आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं भाई। बेटा इंग्लिश भी लिखी हुई है साथ में। हां, पहाड़ों पे बेटा, पहाड़ों पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं तो चक्कर आते हैं, फिर कुछ टाइम बाद ठीक हो जाते हैं। चक्कर इसलिए आते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है तो फिर हमारी आरबीसी उत्पादन बढ़ जाता है, और आरबीसी की अधिकता को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। बेटा पॉलीसाइथेमिया को पॉलीसाइथेमिया ही कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया की हिंदी नहीं होती बेटा, यही कहेंगे, पॉलीसाइथेमिया ही कहेंगे। क्लियर है बच्चों आरबीसी के लक्षण? है ना भाई। अब नेक्स्ट आ जाएं। अब आरबीसीज कंप्लीट हो गया बच्चों, अब दूसरी डब्ल्यूबीसीज पढ़ेंगे अब अपन। अब अपने पास दूसरी कोशिकाएं श्वेत रक्ताणु कोशिकाएं डब्ल्यूबीसीज। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं बच्चों जिनको। अब दूसरे अपने पास ल्यूकोसाइट्स। अब ये श्वेत, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, याद रखना, तो ये इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए तो श्वेत हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज। अब इनकी सामान्य संख्या कितनी होती है बच्चों? सारे पॉइंट्स वैसे ही करेंगे, आ जाओ। अब सर इसमें पहला पॉइंट, इनकी सामान्य संख्या। अब डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या होती है बच्चों 6000 से 8000, है ना, बहुत कम है यार, ये आरबीसी की तुलना में तो बहुत कम है। आरबीसी 50 से 55 लाख थे, डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या 6000 से 8000 है। फिर नेक्स्ट सर इनका जीवन काल। अब इनका जीवन काल होता है बच्चों 4 से 20 दिनों का। आरबीसी का 120 दिनों का था, इनका कम होता है, मतलब अल्पकालिक होते हैं ये, कुछ ही समय तक जीवित रहते हैं फिर वापस नए बन जाते हैं। ठीक है, इनका जीवन काल 4 से 20 दिनों का है। आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, ये बहुत कुछ ही दिनों या हफ्तों तक जीवित रहते हैं, कुछ ही दिनों तक जीवित रहते हैं। अब सर कार्य क्या करते हैं? ये सभी डब्ल्यूबीसीज मिलकर काम क्या करते हैं बच्चों?
प्रतिरक्षा में यह आपके शरीर को संक्रमण से कौन बचाता है? संक्रमण से कौन लड़ता है? शरीर को प्रतिरक्षा कौन देता है? ये WBCs। RBCs तो केवल गैसें ले जा रहे हैं। हां बेटा, ये व्हाइट इसलिए क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। बिल्कुल सही। अब सुनो, ये आपका प्रतिरक्षा है। ये इनको शरीर के सैनिक कहते हैं बच्चों। अच्छा, ये कहां बनेंगे? एक सवाल आया जेबा जी का, सर WBCs कहां बनेंगे बच्चों? WBCs कहां बनेंगे? अरे अस्थि मज्जा में यार। सारी रुधिर कोशिकाएं कहां बनती है? अस्थि मज्जा में। बेटा RH वाला क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था बेटा, अभी वैसा पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट सभी WBCs शरीर की प्रतिरक्षा में कार्य करते हैं। इनको शरीर के सैनिक कहते हैं बच्चों। इनको शरीर के सैनिक कहते हैं। संक्रमण से लड़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो दो तीन चीजें बच्चों सुनना। अब ये आपके देखो आपके MBBS में काम आएंगी। सुनो, देखो तीन टर्म्स होते हैं बच्चों। एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, एक टर्म होता है जिसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया। एक टर्म होता है ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और एक टर्म होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। मैंने आपसे कहा था बच्चों आपको मानव कार्यकी में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अब देखो बच्चों, ये तीन टर्म्स क्या क्या होते हैं। ये तीन टर्म्स क्या क्या होते हैं सुन लेना। देखो सर, ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है WBC की कमी। अगर आपके शरीर में WBC की कमी है, अगर आपके शरीर में WBC 6000 से कम है, अगर हमारे शरीर में WBC 6000 से कम है तो उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और ल्यूकोपीनिया का मतलब है सर हमारा प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर है। ठीक है, फिर जब WBC की संख्या बढ़ जाती है, जब WBC की संख्या अधिक हो जाती है, हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं ना बच्चों, ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें WBC का काउंट 12,000 है, 15,000 है, 80,000 आ जाता है। सुन लो, अगर आपका WBC का काउंट, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट में WBC 12,000, 15,000, 18,000 आ जाते हैं, उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब शरीर में संक्रमण है। अरे यार, आपको अपनी ब्लड रिपोर्ट भी पढ़नी आनी चाहिए। मानव कार्यकी में एक्सपर्ट बना दूंगा आप लोगों को। अगर आपके ब्लड में WBC काउंट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ज्यादा WBC है, मतलब शरीर में कोई संक्रमण, इंफेक्शन हुआ है जिससे वो लड़ रहे हैं। तो WBC की अधिक संख्या ये इंफेक्शन में होती है, इंफेक्शन में होती है या एलर्जी में होती है बच्चों। अगर आपके शरीर में कोई एलर्जी है या आपके शरीर में कोई संक्रमण, इंफेक्शन है, तो WBC की संख्या बढ़ जाती है, ल्यूकोसाइटोसिस 12,000, 15,000, 20,000 तक पहुंच जाती है। और ब्लड कैंसर होता है बच्चों, ब्लड कैंसर जिसमें WBC की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। ब्लड कैंसर होता है ना बच्चों,
ब्लड कैंसर, उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में हो जाती है, लाखों में पहुंच जाती है। क्लियर है बात? ये तीनों टर्म्स बिल्कुल मानता हूं सर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये तो आपके शरीर से संबंधित है यार। ये सब चीजें मानव शरीर से संबंधित हैं। हमेशा याद रखना, अगर शरीर में कोई इंफेक्शन हुआ है, अगर शरीर में कोई एलर्जी है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, और डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में पहुंच जाए बच्चों, लाखों में पहुंच जाए तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। सही बात। अब देखो बच्चों, डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार पढ़ेंगे अपन। अब अपने पास, अरे भूख लग रही थी, थोड़ा खा लिया यार। अब डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार होते हैं बच्चों, आ जाओ। अब डब्ल्यूबीसी को दो प्रकार में अपन विभाजित कर सकते हैं, सुनना। अब ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं, उनको अपन दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? सुनना। ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनको हम कहते हैं कणधानी कोशिकाएं, और एक ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अकणधानी। अब क्या मतलब होता है बच्चों? देखो, इसका सिंपल सी बात है, सुनना बच्चों। ऐसे डब्ल्यूबीसीज जिनके कोशिका द्रव्य में ऐसे कण होते हैं, जिनको ग्रैन्यूल्स कहते हैं बच्चों, ये छोटे छोटे कण होते हैं डब्ल्यूबीसीज में, और इनके अंदर पिंडीय केंद्रक मिलता है। ये देखो, इनका केंद्रक भी अजीबोगरीब होता है बच्चों, पिंडीय केंद्रक होता है। इनको हम कहेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? ये ऐसे डब्ल्यूबीसीज हैं जिनके अंदर ऐसे देखो पिंडीय केंद्रक मिलेगा, पिंडीय केंद्रक मिलेगा, और कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण मिलेंगे। और ए ग्रैन्युलोसाइट सिंपल डब्ल्यूबीसीज है, सिंपल डब्ल्यूबीसीज जिनमें एकदम नॉर्मल केंद्रक मिलेगा बच्चों, जिसमें बड़ा सा केंद्रक नॉर्मल मिलेगा, और कोई कोशिका द्रव्य में कण नहीं होंगे, कोशिका द्रव्य में कोई कण नहीं होंगे, और सामान्य केंद्रक होगा, वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स होंगे। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज में दो प्रकार होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के दो लक्षण क्या हो गए बच्चों? ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब होता है, ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब है इनके कोशिका द्रव्य में कण होते हैं, और पिंडीय केंद्रक होता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लोब्ड न्यूक्लियस। सही बात। तीन तरह के होंगे बच्चों, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इएसिनोफिल्स,
और बेसोफिल्स। ठीक है, तीन तरह के ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे। और ए ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब क्या है? इनमें कोशिका द्रव्य में कण नहीं होते। ठीक है, और इनमें दो आते हैं बच्चों, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसीज हैं बच्चों, कुल मिलाकर 5 प्रकार के लिम्फो डब्ल्यूबीसीज होते हैं। अब इनका प्रतिशत याद रखना है। ये इनके प्रतिशत याद रखने हैं बच्चों। ये सुन लो, अपने पास डब्ल्यूबीसी में देखो न्यूट्रोफिल्स होते हैं बच्चों 60 से 65%। 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स हैं, 2 से 3% ईएसिनोफिल्स हैं, 0.5 से 1% बेसोफिल्स हैं, 6 से 8% मोनोसाइट्स, 20 से 25% लिम्फोसाइट्स। इसका मतलब बच्चों, अनुराधा जी मैंने बोल दिया बेटा, आप अपडेट मिल जाएगा बेटा, मैंने टीम को बोल दिया अनुराधा जी। तो सबसे अधिक संख्या में कौन से डब्ल्यूबीसीज है? अरे सबसे अधिक संख्या में कौन से डब्ल्यूबीसीज है बताओ? सबसे अधिक संख्या में कौन से डब्ल्यूबीसीज है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे अधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स, और न्यूनतम संख्या में, पूजा जी अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है बेटा, बेसो, और न्यूनतम संख्या में, सबसे कम संख्या में बेसोफिल्स, और सबसे कम संख्या में, सबसे कम संख्या में बेसोफिल्स। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। देखो ये देखो, अब अपन एक एक करके सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे। अब हम सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे बच्चों, आ जाओ। अब न्यूट्रोफिल्स दिखने में कैसे हैं, इधर देखो, सुनो। अब देखो यार सर, न्यूट्रोफिल्स में ये देखो, ये न्यूट्रोफिल्स में सर बहुपिंडीय केंद्रक होता है। अब ये न्यूट्रोफिल्स में देखो बच्चों, ये न्यूट्रोफिल्स में अपने पास बहुपिंडीय केंद्रक है। बहुपिंडीय केंद्रक होता है। मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है ना। ये देखो, इसमें बहुत सारे पिंड हैं, तो न्यूट्रोफिल्स को हम कहते हैं बच्चों, सुनो, इसको पीएमएनएल भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स को किस नाम से जानते हैं?
PMNL पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। मतलब क्या है सर इसका? बहु आकारिकी केंद्रक। देखो यार, इसके केंद्रक में कितने सारे पिंड हैं, समझ लो बच्चों। इसमें कितने सारे पिंड हैं? बहुत सारे पिंड हैं, इसलिए बहु आकारिकी केंद्रक कहते हैं इसको। इसीलिए इसको बहु आकारिकी केंद्रक कहते हैं। बेटा आपको मैं वर्कशीट भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, धीरे धीरे चैप्टर्स की वर्कशीट तैयार हो रही है, मैं देता जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स क्या आ गए? इसमें बहुपिंडीय केंद्रक होता है। ठीक है, सर्वाधिक संख्या के WBCs हैं ये। सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले WBC हैं। और सर ये न्यूट्रोफिल्स कार्य क्या करते हैं? ये बच्चों भक्षाणु, सुनो, ये न्यूट्रोफिल्स है ना, ये ब्लड में घूमते रहते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स ब्लड में घूमते रहते हैं। जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया दिखता है, जैसे कोई विषाणु जीवाणु दिखता है, उसको खा जाते हैं, उसका भक्षण कर लेते हैं। तो इनका कार्य होता है बच्चों, भक्षाणु कोशिकाएं हैं ये भक्षाणु कोशिकाएं हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। ये विषाणु और जीवाणु को खा जाते हैं। ये ब्लड में घूम रहे हैं, ब्लड में कोई वायरस मिला, ब्लड में कोई जीवाणु मिला, उसको पकड़ के खा जाते हैं। आई समझ में? तो न्यूट्रोफिल्स का मुख्य कार्य भक्षाणु कोशिकाएं, फैगोसाइटिक सेल्स है बच्चों ये। क्लियर बात है? ठीक है, फिर न्यूट्रोफिल्स के बाद दूसरे आएंगे बच्चों इएसिनोफिल्स। अब दूसरे कौन सी आएंगी बच्चों? दूसरे WBC आते इएसिनोफिल्स। इएसिनोफिल्स, इनकी क्या खास बात है सुनो, देखो इनमें देखो क्या खास बात है सर। इनमें आपको कितने पिंड दिख रहे हैं? इनके केंद्रक में आपको कितने पिंड दिख रहे हैं बच्चों? 2 पिंड। दो पिंडीय केंद्रक होता है इसके अंदर। इएसिनोफिल्स में आपको कितने पिंड मिलेंगे भाई? 2। और इनका सुनो बच्चों, इनके अंदर जो ये कण होते हैं ना, इनके कोशिका द्रव्य में जो कण होते हैं ना, उनको अम्लीय डाइईओसिन से अभिरंजित करते हैं। तो इएसिनोफिल्स में देखो क्या क्या पॉइंट याद रखने।
सबसे पहले इनमें द्विपिंडीय केंद्रक होता है, फिर इनमें जो कण होते हैं बच्चों, इनके कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य के जो कण हैं वो इयोसिन अम्लीय डाई होती है बच्चों। ये इयोसिन से अभिरंजित। यार देखो, जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो लाल लाल रंग, माइक्रोस्कोप में लाल रंग वाली आरबीसीज हैं। अब डब्ल्यूबीसीज में इएसिनोफिल्स को कैसे पहचानते हैं? एक अम्लीय डाई होती है बच्चों इयोसिन, इयोसिन से ये कण जो है ना, इनको रंग मिल जाता है। इनके कणों को ये डाई रंग देती है और रंग प्रदान करने से इनकी पहचान हो जाती है। सही बात। और ये कार्य क्या करेंगे बच्चों? इएसिनोफिल्स का कार्य क्या होता है? संक्रमण से लड़ते हैं, तथा एलर्जी में इनकी संख्या बढ़ जाती है। एलर्जी में इनकी संख्या बढ़ जाती है। अपन ने कहा था ना, जब एलर्जी होती है तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। तो एलर्जी में कौन सी कोशिकाएं बढ़ जाती हैं? एलर्जी के दौरान कौन सी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी? इएसिनोफिल्स की। इएसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाएगी बच्चों, इएसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाएगी। फिर तीसरा आएंगे बच्चों बेसोफिल्स। अब तीसरी कोशिकाएं अपने पास, तीसरे बेसोफिल्स आएंगे जो न्यूनतम संख्या में हैं। अब तीसरे अपने पास बच्चों तीसरे बेसोफिल्स आ जाते हैं। अब बेसोफिल्स में बच्चों 2 से 3 असामान्य पिंड होते हैं। है ना, इनमें 2 से 3 असामान्य पिंड वाला केंद्रक होगा। 2 से 3 असामान्य पिंड वाला केंद्रक होगा। फिर इनके कोशिका द्रव्य को बेसिक डाई। अब इनका जो कोशिका द्रव्य के कण है वो एक मिथिलिन ब्लू, ये क्षारीय डाई होती है बच्चों, जब तो बेसोफिल्स कहते हैं। तो इनको बेसोफिल्स, देखो इएसिनोफिल्स को अम्लीय डाई से रंग करते थे, इनको अपन एक क्षारीय डाई से अभिरंजित करते हैं। और इनके 2 कार्य होते हैं बच्चों, सुनना। सबसे पहले बेसोफिल से बच्चों 3 रसायन निकलते हैं, हिपेरिन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन। ये 3 रसायन का स्त्रावन करता है बच्चों। बेसोफिल्स कितने रसायन का स्त्रावन करता है? 3, हिपेरिन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन। क्या क्या होते हैं देखो बच्चों, हिपेरिन क्या होता है? प्रतिस्कंदन कारक। यह प्रतिस्कंदन कारक है, मतलब रुधिर को थक्का बनने से रोकता है, रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, प्रतिस्कंदन कारक।
हिस्टामीन क्या होता है बच्चों? ये होता है वैसोडाइलेटर, और सेरोटोनिन होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या करता है बच्चों? ये रुधिर वाहिकाओं को फैलाएगा, रुधिर वाहिकाओं को फैलाता है। ये रुधिर वाहिकाओं को फैलाएगा बच्चों, धमनी और शिराओं को फैलाएगा, और ये सिकोड़ता है। ये रुधिर वाहिकाएं को सिकोड़ता है। एक पाइप होता है ना बच्चों, पाइप होता है, पाइप रबड़ का। उस पाइप को आप दबाते हो, उस पाइप को आप दबाते हो, उसको सिकोड़ना कहते हैं। और उस पाइप को फैलाओगे तो उसको डायलेशन कहते हैं। तो हिस्टामीन क्या करता है? रुधिर वाहिकाओं को फैलाता है बच्चों। रुधिर वाहिकाओं को फैलाने का काम कौन करता है? हिस्टामीन। और रुधिर वाहिकाओं को सिकोड़ने का काम, रुधिर वाहिका को सिकोड़ने का काम कौन करेगा? सेरोटोनिन। और प्रतिस्कंदन कारक, मतलब यह क्या करता है बच्चों? रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, एंटीकोएगुलेंट। और बेसोफिल्स का आखिरी कार्य प्रदाह या शोथ में काम करते हैं बच्चों, इन्फ्लेमेशन में। जहां पे भी सूजन वूजन होती है ना, दर्द होता है, सूजन होती है, उसमें कार्य करते हैं। जहां कहीं भी दर्द या सूजन होती है तो दर्द या सूजन में कौन काम करते हैं? बेसोफिल्स। दर्द या सूजन में कौन काम करेंगे? बेसोफिल्स। क्लियर बात है बच्चों? हां, इनका ये मास्ट सेल्स भी निकालते थे। हिस्टामीन और सेरोटोनिन मास्ट सेल्स भी स्त्रावित करते थे, मास्ट सेल्स भी स्त्रावित करते हैं बच्चों, और बेसोफिल्स भी स्त्रावित करता है। आई सबको समझ में बात? देखो आज अपन ने डब्ल्यूबीसीज के ये तीनों प्रकार देख लिए भाई। डब्ल्यूबीसीज में ग्रैन्युलोसाइट्स, अब एक बार डाउट देख लेता हूं आप लोगों के। बेटा आरएच एंटीजन के लिए कोई प्राकृतिक एंटीबॉडी नहीं होती। ए एंटीजन के लिए एंटी ए एंटीबॉडी होती है, बी एंटीजन के लिए एंटी बी होती है, आरएच प्रतिजन के लिए प्राकृतिक एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। लेकिन आरएच प्रतिजन के संपर्क में आने के बाद एंटीबॉडी बनती है बेटा, वो आईजीजी टाइप की होती है। ठीक है सीक्रेट राइटर जी? वैसे देखो प्रेम प्रजापति जी, एलर्जी के दौरान सुनना, एलर्जी के दौरान बेसोफिल्स भी काम करते हैं, और एलर्जी के दौरान इएसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है संक्रमण से लड़ने के लिए। तो संख्या बढ़ जाती है इएसिनोफिल्स की एलर्जी में, और एलर्जी में जो रसायन निकलते हैं ना बेटा, वो बेसोफिल से निकलते हैं। अभिरंजित का मतलब रंग देना बेटा। अरे सत्यम जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अभिरंजित का मतलब उसको रंग देने के लिए, अभिरंजित का मतलब है उसको रंग देने के लिए। इएसिनोफिल्स को इएसिनोफिल्स बेटा न्यूट्रो है, न्यूट्रल का मतलब रंग नहीं देते। न्यूट्रोफिल्स का मतलब है उनके कोशिका द्रव्य के कण डाई से अभिरंजित नहीं हो सकते, डाई से अभिरंजित नहीं हो सकते, जब भी तो उसको न्यूट्रल का है, न्यूट्रोफिल्स। बेटा एलर्जी को एलर्जी कहते हैं। डायापेडेसिस क्या होता है आनंद जी? क्या होता है बेटा? देखो जब किसी उत्तकों में चोट लगती है ना, जब किसी उत्तक में संक्रमण होता है ना, तो डब्ल्यूबीसीज या न्यूट्रोफिल्स जो है वो रुधिर केशिकाओं से होते हुए उत्तकों में प्रवेश करते हैं, उसको डायापेडेसिस कहते हैं। बट वो बेटा एनसीईआरटी में है नहीं। ठीक है, डायापेडेसिस होता है डब्ल्यूबीसीज दर्शाते हैं। कौन से डब्ल्यूबीसीज दर्शाते हैं? मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल्स। जब किसी उत्तक में चोट लगती है ना, तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो रुधिर केशिकाओं से होते हुए उत्तकों में प्रवेश करते हैं संक्रमण से लड़ने के लिए, उसको डायापेडेसिस कहते हैं बेटा। पर डायापेडेसिस एनसीईआरटी में नहीं है। जो काम की चीज है बेटा वो नहीं बता रहा हूं मैं। डायापेडेसिस आराम से आप एमबीबीएस में पढ़ लेना, काम की नहीं है बेटा। लिखा तो मैं बहुत सारा दूंगा, बहुत सारा लिखा दूंगा, बट पढ़ने आपको इतना बढ़ जाएगा बेटा सिलेबस आप लोगों का। हां बेटा, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है। ब्लड ग्रुप टेस्ट में एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी
3 एंटीबॉडी से पता करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा है। बिल्कुल होता है बेटा। WBC में कोशिकांग होंगे, बिल्कुल होंगे। WBC में बिल्कुल कोशिकांग होंगे बेटा। लिखकर पढ़ोगे अपने आप नंबर इंक्रीज होंगे। सुन लो, जो बच्चे सिर्फ किताब पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ के जाएंगे, उनके नंबर कम आएंगे। जो हाथ से लिखकर पढ़ेगा, जो नोट्स बना के पढ़ेगा, लिखकर पढ़ेगा, उसके नंबर ज्यादा आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर बात है। तो आज इतना ही करेंगे यार। ये देखो, ये सारे WBCs है आपके NCERT में। ठीक है, अब देखो यार, होमवर्क में आज आपको DPP मिलेगी बच्चों, तो DPP सॉल्व कर लेना। मॉड्यूल में आप ब्लड के क्वेश्चन सब चालू कर देना बढ़िया तरीके से, और जितना हमने पढ़ा है उतना बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम आईडी में फिर यहां पर लिख देता हूं। टेलीग्राम आईडी बेटा अपनी नहाटा सर 360 डिग्री आर्मी, ये टेलीग्राम आईडी है बच्चों। और इंस्टाग्राम पे मैं नहाटा सर ऑफिशियल के नाम से मिल जाऊंगा बच्चों। ठीक है भाई, चलो फिर अगले हफ्ते आपसे कुछ मुलाकात होगी बच्चों। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।